हाँ तो बच्चों, कल हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। आज हम दक्षिण भारतीय साम्राज्य यानी कि पल्लव के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारे सीखने का मकसद होगा पल्लव की उत्पत्ति, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और राजसिम्हा की उपलब्धियाँ, पल्लव का प्रशासन, पल्लव के अधीन शिक्षा और साहित्य, पल्लव की कला और वास्तुकला। ये 5 पॉइंट हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर सुन ले आप। ये यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये मैं हर क्लास में बता रही हूँ कि ये तमिलनाडु की क्लास 11 की बुक है जो इंग्लिश मीडियम में आती है, लेकिन इसका मैं हिंदी वर्जन ट्रांसलेट करके सुना रही हूँ आपको, जिससे हिंदी मीडियम के बच्चों को भी फ़ायदा पहुँचे। और ये और भी किसी भी एग्ज़ाम में आप इसको बिल्कुल बेफिक्र पढ़ सकते हैं। इसमें इतनी अच्छे तरीके से लिखी गई है कि एक के बाद एक कौन किसके बाद आया, कैसे आया, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखी गई बुक है। ये बहुत ही बेस्ट बुक है। यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको यूपीएससी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हिस्ट्री के लिए। तो चलो अब शुरू करते हैं पल्लव के बारे में। दक्षिण भारतीय साम्राज्य का पहला पार्ट है ये पल्लव। तमिल देश में संगम युग के पतन के बाद कालार्भ शासन लगभग 250 वर्षों तक चला। इसके बाद पल्लव ने कांचीपुरम में अपनी राजधानी के साथ टोंडी मंडलम में अपना राज्य स्थापित किया। उनका शासन तब तक जारी रहा जब तक कि 10वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में टोंडी मंडल पर शाही चोलों ने कब्जा नहीं कर लिया। पल्लव की उत्पत्ति यानी कि पल्लव की उत्पत्ति कैसे हुई। पल्लव की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न मत है। उनकी तुलना पश्चिमी भारत पर शासन करने वाले विदेशी पार्थियनों से की गई है। एक अन्य दृष्टिकोण यह था कि पल्लव दक्कन से वाकाटाको के ब्राह्मण शाही राजवंश की एक शाखा थे। तीसरा दृष्टिकोण पल्लव को चोल राजकुमार और नागा राजकुमारी के वंशजों से जोड़ता है, जिनका मूल निवास मणिपल्लम द्वीप था। लेकिन पल्लव की उत्पत्ति के सिद्धांत पर्याप्त साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है। इसलिए विचार की पल्लव टोंडी मंडल के मूल निवासी थे, विद्वानों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। वे अशोक शिलालेखों में वर्णित पुलिंदों से भी समान हैं। जब टोंडी मंडल पर सातवाहनों ने कब्जा कर लिया तो पल्लव उनके सामंत बन गए। पतन के बाद 3वीं शताब्दी ईस्वा पूर्व सातवाहन स्वतंत्र हो गए। पल्लव ने अपने सातवाहन संबंधों के कारण प्राकृत और संस्कृत में अपने पहले शिलालेख जारी किए और ब्राह्मणवाद को भी संरक्षण दिया। राजनीतिक इतिहास 250 ईस्वी से 350 ईस्वी तक प्रारंभिक पल्लव शासकों ने प्राकृत में अपने चार्टर जारी किए। उनमें से महत्वपूर्ण शिव स्कंदवर्मन और विजय स्कंदवर्मन पल्लव शासकों ने दूसरी पंक्ति, जिन्होंने 350 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच शासन किया। उनके चार्टर संस्कृत में थे। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक विष्णुगुप्त था, जिसे समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण भारतीय अभियान के दौरान हराया था। हाँ तो बच्चों, कल हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। आज हम दक्षिण भारतीय साम्राज्य यानी कि पल्लव के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारे सीखने का मकसद होगा पल्लव की उत्पत्ति, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और राजसिम्हा की उपलब्धियाँ, पल्लव का प्रशासन, पल्लव के अधीन शिक्षा और साहित्य, पल्लव की कला और वास्तुकला। ये 5 पॉइंट हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर सुन ले आप। ये यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये मैं हर क्लास में बता रही हूँ कि ये तमिलनाडु की क्लास 11 की बुक है जो इंग्लिश मीडियम में आती है, लेकिन इसका मैं हिंदी वर्जन ट्रांसलेट करके सुना रही हूँ आपको, जिससे हिंदी मीडियम के बच्चों को भी फ़ायदा पहुँचे। और ये और भी किसी भी एग्ज़ाम में आप इसको बिल्कुल बेफिक्र पढ़ सकते हैं। इसमें इतनी अच्छे तरीके से लिखी गई है कि एक के बाद एक कौन किसके बाद आया, कैसे आया, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखी गई बुक है। ये बहुत ही बेस्ट बुक है। यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको यूपीएससी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हिस्ट्री के लिए। तो चलो अब शुरू करते हैं पल्लव के बारे में। दक्षिण भारतीय साम्राज्य का पहला पार्ट है ये पल्लव।
तमिल देश में संगम युग के पतन के बाद कालार्भ शासन लगभग 250 वर्षों तक चला। इसके बाद पल्लव ने कांचीपुरम में अपनी राजधानी के साथ टोंडीमंडलम में अपना राज्य स्थापित किया। उनका शासन तब तक जारी रहा जब तक कि 10वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में टोंडीमंडल पर शाही चोलों ने कब्जा नहीं कर लिया। पल्लव की उत्पत्ति, यानी कि पल्लव की उत्पत्ति कैसे हुई। पल्लव की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न मत है। उनकी तुलना पश्चिमी भारत पर शासन करने वाले विदेशी पार्थियनों से की गई है। एक अन्य दृष्टिकोण यह था कि पल्लव दक्कन से वाकाटाको के ब्राह्मण शाही राजवंश की एक शाखा थे। तीसरा दृष्टिकोण पल्लव को चोल राजकुमार और नागा राजकुमारी के वंशजों से जोड़ता है, जिनका मूल निवास मणिपल्लम द्वीप था। लेकिन पल्लव की उत्पत्ति के सिद्धांत पर्याप्त साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है। इसलिए विचार की पल्लव टोंडीमंडल के मूल निवासी थे, विद्वानों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। वे अशोक शिलालेखों में वर्णित पुलिंदों से भी समान हैं। जब टोंडीमंडलम पर सातवाहनों ने कब्जा कर लिया तो पल्लव उनके सामंत बन गए। पतन के बाद 3वीं शताब्दी ईस्वा पूर्व सातवाहन स्वतंत्र हो गए। पल्लव ने अपने सातवाहन संबंधों के कारण प्राकृत और संस्कृत में अपने पहले शिलालेख जारी किए और ब्राह्मणवाद को भी संरक्षण दिया। राजनीतिक इतिहास 250 ईस्वी से 350 ईस्वी तक प्रारंभिक पल्लव शासकों ने प्राकृत में अपने चार्टर जारी किए। उनमें से महत्वपूर्ण शिव स्कंदवर्मन और विजय स्कंदवर्मन पल्लव शासकों ने दूसरी पंक्ति, जिन्होंने 350 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच शासन किया। उनके चार्टर संस्कृत में थे। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक विष्णुगुप्त था, जिसे समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण भारतीय अभियान के दौरान हराया था। तीसरी पंक्ति के शासकों, जिन्होंने 575 ईस्वी से 9वीं शताब्दी में अपने अंतिम पतन तक शासन किया, वे अपने चार्टर संस्कृत और तमिल दोनों में उन्होंने अपने चार्टर तमिल और संस्कृत दोनों में जारी किए। श्री विष्णु यहाँ का प्रथम शासक था। उन्होंने कालार्भों को नष्ट कर दिया और टोंडीमंडलम में पल्लव शासन की मजबूती को मजबूती से स्थापित किया। उन्होंने चोलों को भी हराया। कावेरी नदी तक पल्लव क्षेत्र को बढ़ाया। इस वंश के अन्य महान पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। महेंद्र वर्मन 600 से 630 एडी। उनके काल में लंबे समय तक चलने वाला पल्लव चालुक्य संघर्ष शुरू हुआ। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव के विरुद्ध चढ़ाई की और उनके राज्य के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। हालांकि एक पल्लव शिलालेख में पुल्लूर में महेंद्र वर्मन प्रथम की जीत का उल्लेख है, लेकिन वे खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। महेंद्र वर्मन प्रथम अपने करियर के शुरुआती दौर में जैन धर्म के अनुयायी थे। शैव संत तिरुनावुकरसर उर्फ अप्पर के प्रभाव से वे शैव धर्म में परिवर्तित हो गए। उन्होंने तिरुवाड़ी में एक शिव मंदिर बनवाया। उन्होंने गुणभा संत चेट्टाकारी मंदिरों के निर्माता, चित्रकार, पुली, विचित्रित और मत विलासा जैसी कई उपाधियां धारण की। वे गुफा मंदिरों का एक महान निर्माता था। मंडागप्पटू शिलालेख में उन्होंने विचित्र चित्त के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। मंडागट्टू शिलालेख में उन्हें विचित्र चित्त के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। उन्होंने ईंटें, लकड़ी, धातु और मोर्टार के उपयोग से बिना ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लिए एक मंदिर का निर्माण किया था। जिन्होंने ईंटों, लकड़ी, धातु और मोर्टार के उपयोग के बिना ब्रह्मा, विष्णु और शिव के एक मंदिर का निर्माण किया था।
उनके चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर वल्लभ, महेंद्रवाड़ी, तलवानूर, पल्लावरम, मंडागापट्टू और तिरुचिल्लापल्ली जैसे कई स्थानों पर पाए जाते हैं। उन्होंने संस्कृत की कृति मत्तविलास प्रहस्तम की भी रचना की थी। उनकी उपाधि चित्रकारपुली से चित्रकला में उनकी प्रतिभा का पता चलता है। उन्हें संगीत का विशेषज्ञ भी माना जाता है। कुडू मियानलाई का संगीत शिलालेख उन्हीं का बताया गया है। नरसिम्हावर्मन प्रथम को मामल्ल के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है महान पहलवान। वे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के हाथों अपने पिता की पराजय का बदला लेना चाहता था। कांची के पास मणिमंगलम की लड़ाई में पुलकेशिन द्वितीय पर उनकी जीत का उल्लेख पूरम तांबे की प्लेटों में किया गया है। जनरल परंतोजी के नेतृत्व में पल्लव सेना के पीछे हट रही चालुक्य सेना का पीछा किया, चालुक्य क्षेत्र में प्रवेश किया, राजधानी वातापी पर कब्जा किया और उसे नष्ट कर दिया। नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापीकोंडा की उपाधि धारण की। उसने खोया हुआ क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिया। नरसिंहवर्मन प्रथम की एक और उल्लेखनीय उपाधि उसकी नौसेना थी। उन्होंने अपने मित्र श्रीलंकाई राजकुमार मनवर्मा को सियासर बहाल कर दिया। अपने शासनकाल के दौरान हेनसांग के पल्लव राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया। कांची का उनका वर्णन सजीव है। वह इसे 6 मील परिधि वाला एक बड़ा और सुंदर शहर कहता है। इसमें 100 बौद्ध मठ थे, जिनमें लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनके वृत्तांत के अनुसार कांची के लोग महान विद्या का सम्मान करते थे और कांची की घटिका शिक्षा के एक महान केंद्र के रूप में कार्य करती थी। नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्लपुरम का संस्थापक था और उसके शासनकाल के दौरान अखंड रथों का निर्माण किया गया था। नरसिंहवर्मन द्वितीय या राजसिम्हा नरसिंहवर्मन प्रथम के बाद महेंद्रवर्मन द्वितीय और परमेश्वरवर्मन प्रथम आए और उनके शासनकाल के दौरान पल्लव चालुक्य संघर्ष जारी रहा। इसके बाद नरसिंहवर्मन द्वितीय पल्लव साम्राज्य का शासक बना। उन्हें नरसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। उनका शासन शांतिपूर्ण था। उन्होंने कला और वास्तुकला के विकास में अधिक रुचि दिखाई। मालपुरम में तट मंदिर और कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण इसी काल में किया गया था। वे कला और साहित्य के भी महान संरक्षक थे। कहा जाता है कि प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान दंडित ने उन्हें सुशोभित किया था। उन्होंने चीन में दूतावास भेजे और समुद्री व्यापार फला फूला। वह परमेश्वरवर्मन द्वितीय और नंदवर्मन द्वितीय द्वारा सफल हुए। पल्लव शासन 9वीं सदी के अंत तक चला। शताब्दी ईस्वी में चोल राजा आदित्य प्रथम ने अंतिम पल्लव शासक अपराजिता को हराया और कांची क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही पल्लव वंश का शासन समाप्त हो गया। पल्लव का प्रशासन। पल्लव के पास एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी। पल्लव राज्य कोट्टम में विभाजित था। कोट्टम राजा द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रशासित था। राजा प्रशासन के केंद्र में था, जिसमें उसे योग्य मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। वे न्याय का स्रोत था। उन्होंने एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना बनाए रखी। उन्होंने देवाधना नामक मंदिरों को भूमि अनुदान प्रदान किया। ब्राह्मणों को भी ब्रह्मादेय के नाम से जाना जाता है। भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करना भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। पल्लव राजाओं द्वारा अनेक सिंचाई तालाब खुदवाए गए। महेंद्रवाड़ी और ममंदूर में सिंचाई टैंक महेंद्रवर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान खोदे गए थे।
कर प्रणाली पर विस्तृत जानकारी पल्लव शिलालेख में से भी प्राप्त की जा सकती है। भूमि कर सरकारी राजस्व का प्राथमिक स्रोत था। ब्रह्माद्य और देवधन भूमि को कर से मुक्त कर दिया गया। बढ़ई, सुनार, धोबी, तेल निकालने वाले और बुनकर जैसे व्यापारी और कारीगर सरकार को कर देते थे। पल्लव शिलालेख ग्राम सभा उनकी समितियों पर बहुत प्रकाश डालते हैं। वे गांव की सभी जमीनों का रिकॉर्ड रखते थे, स्थानीय मामलों की देखभाल करते थे और मंदिरों का प्रबंधन करते थे। पल्लव के अधीन समाज। पल्लव काल के दौरान तमिल समाज के में एक महान परिवर्तन देखा गया। जाति व्यवस्था कठोर हो गई। ब्राह्मणों का समाज में ऊंचा स्थान था। उन्हें राजा और सरदारों द्वारा भूमि अनुदान दिया जाता था। उन्हें मंदिरों की देखभाल की जिम्मेदारी भी दी गई थी। पल्लव काल में शैव और वैष्णव धर्म का उदय हुआ और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पतन भी हुआ। शैव नयनमारों और वैष्णव आलवारों ने शैववाद और वैष्णववाद के विकास में योगदान दिया। इसे भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने तमिल भाषा में अपने भजनों की रचना की। इन भजनों से भक्ति या भक्ति के महत्व का पता चला। पल्लव राजा द्वारा मंदिरों के निर्माण में इन दोनों धर्मों के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। शिक्षा एवं साहित्य। पल्लव विद्या के महान संरक्षक थे। उनकी राजधानी कांची शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र थी। कांची में घटिका लोकप्रिय थी और इसने भारत के सभी हिस्सों के छात्रों को आकर्षित किया। विदेश से भी छात्रों को आकर्षित किया। कदम्ब वंश के संस्थापक मयूरसन ने कांची में वेदों का अध्ययन किया। एक बौद्ध लेखक दिंगनागा कांची में अध्ययन के लिए आए थे। धर्मपाल, जो बाद में नालानाडा विश्वविद्यालय के प्रमुख बने, कांची के थे। श्री विष्णु के समय में महान संस्कृत विद्वान भारवी रहते थे। एक अन्य संस्कृत लेखक दंडिन ने नरसिम्हावर्मन द्वितीय के दरबार को सुशोभित किया। महेंद्र वर्मन ने संस्कृत नाटक मतविलास प्रहसनम की रचना की। तमिल साहित्य का भी विकास हो चुका था। नयनमारों और अलवरों ने तमिल में धार्मिक भजनों की रचना की। नयनमारों द्वारा रचित देवराम और अलवरों द्वारा रचित नलयर दिव्यापर्धनम पल्लव काल के धार्मिक साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेरुडेनवार को नंदीवर्मन द्वितीय द्वारा संरक्षण दिया गया था और उन्होंने तमिल में महाभारत का अनुवाद भरत बेनबा के रूप में किया था। नदीकलाम्बंगम एक अन्य महत्वपूर्ण कृति थी, लेकिन इस कृति के लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। इस काल में संगीत और नृत्य का भी विकास हुआ। पल्लव कला और वास्तुकला। यह मंदिर निर्माण का महान युग था। पल्लव ने चट्टानों में से मंदिर खोदने की कला का परिचय दिया। वास्तव में मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की शुरुआत पल्लव शासन से हुई। ये एक क्रमिक विकास था जो गुफा मंदिरों से शुरू होकर अखंड रथों तक और संरचनात्मक मंदिरों में समाप्त हुआ। पल्लव के अधीन मंदिर वास्तुकला का विकास चार में देखा जा सकता है। 4 चरणों में देखा जा सकता है। पल्लव अधीन मंदिर वास्तुकला का विकास 4 चरणों में देखा जा सकता है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने चट्टानों को काटकर बनाए मंदिरों की शुरुआत की। पल्लव मंदिरों की यह शैली मंडागट्टू, महेंद्रवाड़ी, मामंदूर, दलवानूर, तिरुचिरापल्ली, वल्लभ, सियामंगलम और तिरुकल्लुकुनरम जैसे स्थानों पर देखी जाती है। पल्लव वास्तुकला के दूसरे चरण का प्रतिनिधित्व मामल्लपुरम में पाए गए अखंड रथों और मंडपों द्वारा किया जाता है। इन अद्भुत वास्तुकला का श्रेय नरसिंह प्रथम को दिया गया। स्मारक 5 रथ, जिन्हें लोकप्रिय रूप में पंच पंदाव का रथ कहा जाता है, मंदिर वास्तुकला की 5 अलग अलग शैलियों के प्रतीक है। मंडपों की दीवारों पर सुंदर मूर्तियां हैं। नरसिम्हा ने संरचनात्मक मंदिरों की शुरुआत की। इन मंदिरों का निर्माण नरम रेत चट्टानों का उपयोग करके किया गया था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लापुरम
में शोर मंदिर पल्लव के प्रारंभिक संरचनात्मक मंदिरों के बेहतरीन उदाहरण है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव कला का सबसे बड़ा स्थापत्य नमूना है। पल्लव कला के अंतिम चरण के बाद के पल्लव द्वारा निर्मित संरचनात्मक मंदिरों को भी दर्शाया गया है। कांचीपुरम में वैकुंठ पेरुमल मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और मर्तगेश्वर मंदिर वास्तुकला के इस चरण से संबंधित है। पल्लव ने मूर्तिकला के विकास में भी योगदान दिया था। मंदिरों में पाई गई मूर्तियों के अलावा मामल्लापुरम में ओपन आर्ट गैलरी इस काल की मूर्तिकला सुंदरता को प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक बनी हुई है। गंगा के अवतरण का या अर्जुन की तपस्या को पत्थर पर भित्ति चित्र कहा जाता है। सूक्ष्म विवरण भी इन मूर्तियों का विषय जैसे जू चुनने वाला बंदर की आकृतियां, विशाल आकार के हाथी और सीधी खड़ी तपस्वी बिल्ली की आकृतियां मूर्तिकार की प्रतिभा का परिणाम बनी हुई है। तमिल कला। पल्लव के संरक्षण में संगीत, नृत्य, चित्रकला का भी विकास हुआ। मामंदूर शिलालेख में स्वर संगीत के संकेतन पर एक नोट है। कुडुमियान मलाई शिलालेख में संगीत नोट्स और वाद्य यंत्रों का उल्लेख है। अलवर और म्यांमारों ने विभिन्न संगीत स्वरों से अपने भजनों की रचना की। इस काल में नृत्य और नाटक का भी विकास हुआ। इस काल की मूर्तियां अनेक नृत्य मुद्राओं को दर्शाती हैं। चित्तनसावल पेंटिंग इसी काल की है। दक्षिणाचित्र नामक टीका महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान संकलित की गई थी, जिसका अर्थ है जिसका शीर्षक चित्तिकार पुली था। तो ये लेसन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। और इसके आपको इस चैप्टर को सुनने के बाद, इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको जो सीखने में आप सक्षम हो गए होंगे, पल्लव की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न सिद्धांत क्या क्या हैं, पल्लव और उनकी सेना का राजनीतिक इतिहास और उपलब्धियां क्या क्या हैं, पल्लव के अधीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उनका सांस्कृतिक योगदान क्या है, पल्लव की स्थापत्य उपलब्धियां क्या थी, ये आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो वीडियो को दोबारा से सुने, लेक्चर आप दोबारा सुने और इसको बार बार सुनकर अपने नोट्स बनाएं। और मैं कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ, इनके आप आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी अनुवाद सुनाने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तुमको यूपीएससी के लिए भी यूज़ होती है और अदर एग्ज़ाम में भी यूज़ होती है। जिसमें भी इतिहास यानी कि हिस्ट्री आता है उसमें ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके लिए। लेकिन ये बुक सिर्फ इंग्लिश में ही मिलती है, इसलिए मैं इसका हिंदी अनुवाद सुना रही हूँ आपको, इसको हिंदी में बनाकर बता रही हूँ। तो अब चलो आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है, पल्लव शासक जिसने कालारवों का विनाश किया था कौन था? हेनसांग ने किसके शासनकाल के दौरान कांची का दौरा किया था? वे शैव संत जिसने महेंद्र वर्मन प्रथम को शैव धर्म में परिवर्तित किया था कौन था? पल्लव सेना का वह सेनापति जिसने वातापी को नष्ट कर दिया था उसका नाम बताएं। मां मल्ला की उपाधि किसके द्वारा ग्रहण की गई थी? इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।